नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूँ विनीता ठाकुर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 16 से 31 अगस्त का अंक। दोस्तों, खेल आज भारत के सर्वांगीण विकास का एक प्रमुख माध्यम बन गए हैं। जब कोई देश खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो देश की साख भी बढ़ती है और इसीलिए आज खेल को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। केंद्र सरकार ने बीते 11 वर्षों में परिवर्तनकारी पहल और नीतियों से खेल कूद का आधार स्तंभ खड़ा करते हुए इसे भारत के युवाओं के आत्मविश्वास से भी जोड़ दिया है। जिस देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र के युवाओं की हो, उसे वैश्विक महाशक्ति बनने से भला कौन रोक सकता है। और इसी सोच को साकार करने के लिए हाल ही में आई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि महत्वाकांक्षी भारत का दर्शन बन गई है। व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण से लेकर राष्ट्रीय निर्माण तक समाज में खेल का बड़ा महत्व है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के संदर्भ में पत्रिका का ये अंक खेलो भारत नीति 2025 देश में खेल परिदृश्य के इसी बदलाव तथा विगत 11 वर्षों की इस यात्रा को अपने पाठकों के समक्ष लेकर आ रही है। भारत जब आजाद हुआ तब प्राथमिकता राष्ट्र निर्माण की थी, जिसमें गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे विषयों पर फोकस किया गया, लेकिन खेल विकास को उससे अलग रखा गया। कुछ खेल आयोजन उसके बाद भारत में हुए, लेकिन खेलों का विकास बेहद कम रहा। 1982 में पहली बार खेल को लेकर नीतिगत पहल हुई और खेल विभाग का निर्माण हुआ। उसके बाद 1984 में पहली बार खेल नीति बनी, जिसका उद्देश्य खेल के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना था। लेकिन जिस गति से खेल को बढ़ावा मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष 1985 के उपलक्ष्य में इसका नाम बदलकर युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग कर दिया गया। 1991 में आर्थिक उदारीकरण के दौर में संभावना बढ़ी कि अब भारत में खेल को लेकर पहल तेज होगी, लेकिन ऐसा जमीनी तौर पर दिखा नहीं। खेल को लेकर परिवर्तनकारी पहल तो तब हुई जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय 27 मई 2000 को इसे एक अलग मंत्रालय के रूप में स्थापित किया गया। परिणाम यह हुआ कि बाद के ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अभिनव बिंद्रा, विजेंद्र सिंह और मैरी कॉम जैसी सफलताएं भारत को मिली। लेकिन ये भारत जैसे विशाल और सामर्थ्यवान देश के लिहाज से बेहद कम था। अतीत के अनुभव से सीख लेते हुए भविष्य की रूपरेखा तय करने की दिशा में राष्ट्रीय खेल नीति 2025 एक ऐतिहासिक पहल है, जिसका उद्देश्य देश के खेल परिदृश्य को नया स्वरूप देना और खेलों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना है। ये नीति जमीनी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक खेल कार्यक्रमों को मजबूत करने पर केंद्रित है, जिसमें शुरुआती दौर में प्रतिभाओं की पहचान और मार्गदर्शन करना, प्रतिस्पर्धी लीग एवं प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना शामिल है। इसका उद्देश्य खेल संघों की क्षमता और संचालन को बढ़ाते हुए प्रशिक्षण, कोचिंग और समग्र एथलीट सहायता के लिए विश्व स्तरीय प्रणालियों का निर्माण करना है। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 भारत को वैश्विक खेल राष्ट्र के रूप में बदलने के लिए एक व्यापक रोड मैप प्रदान करती है। हालांकि मौजूदा चुनौतियों से पार पाने और 2036 ओलंपिक और उसके बाद भारत को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद करने के लिए बुनियादी ढांचे, वित्त पोषण, शासन और समावेशिता में सुधार के एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है। देश के खेल परिदृश्य को नया आकार देने और खेलों के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से तैयार नई खेल नीति एक ऐतिहासिक पहल है। खेल नीति 5 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। पहला, वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता। दूसरा, आर्थिक विकास के लिए खेल। और तीसरा, सामाजिक विकास के लिए खेल। चौथा, जन आंदोलन के रूप में खेल। और पांचवा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा के साथ एकीकरण। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। सही कहा गया है कि चैंपियन रातों रात पैदा नहीं होते, बल्कि वे वर्षों के समर्पण, अनुशासन और सबसे महत्वपूर्ण
समर्थन से बनते हैं। परिवारों से मिलने वाला समर्थन, कोच से मिलने वाला समर्थन और सरकार से मिलने वाला समर्थन देश के हर कोने से प्रतिभाओं को निखारने में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत सरकार अपनी योजनाओं और पहलों के माध्यम से भारतीय एथलीट्स को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान करना, उन्हें प्रोत्साहित करना, खिलाड़ियों को उनके सक्रिय करियर के दौरान और उसके बाद समर्थन देने के साथ साथ खेल उत्कृष्टता के लिए एक स्थायी इकोसिस्टम बनाना है। खेल के महत्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की शान भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। हम इसे भारत के युवाओं के आत्मविश्वास से जोड़ रहे हैं। आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने की ओर अग्रसर है। इसमें स्पोर्ट्स इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा हो, ये हमारा प्रयास है। आप जानते हैं, किसी स्पोर्ट्स में सिर्फ एक खिलाड़ी ही नहीं खेलता, उसके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम होता है। कोच होते हैं, ट्रेनर होते हैं और फिटनेस पर ध्यान देने वाले लोग होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं। यानी इसमें सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों के लिए स्कोप होता है। ये जो अलग अलग स्पोर्ट्स का सामान पूरी दुनिया के खिलाड़ी यूज करते हैं, भारत उनका क्वालिटी मैन्युफैक्चरर बन रहा है। यहां से मेरठ ज्यादा दूर नहीं है, वहां स्पोर्ट्स का सामान बनाने वाली 35,000 से ज्यादा छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। इनमें 3 लाख से अधिक लोग काम कर रहे हैं। ये इकोसिस्टम देश के कोने कोने में बने, आज देश इसके लिए काम कर रहा है। प्रधानमंत्री खुद खिलाड़ियों से बातें करें, ओलंपिक्स की तैयारी की समीक्षा करें और पूछें, क्या भारत में इससे पहले आपने ये सुना था? बीते 11 वर्ष में ये बदलाव आया है भारत की नई खेल संस्कृति में। केंद्र सरकार का काम हर प्रतिभा को जमीनी स्तर से बाहर निकालकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना और इसके लिए हर संभव मदद करना है। इससे पहले लंबे समय तक सिर्फ क्रिकेटर को ही आइकॉन माना जाता रहा है। लोगों की ये मानसिकता बन गई कि क्रिकेट खेलने वाला ही करोड़पति बन सकता है, जबकि अन्य खेलों में मेडल जीतने पर सरकार शुरुआत में तो पैसा देती है, लेकिन उसके बाद ध्यान नहीं दिया जाता। अब ये परिस्थिति बदल रही है। खेल का बेहतरीन इतिहास वाला दुनिया का सबसे युवा देश, जहां प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, फिर भी खेल कभी संस्कृति नहीं बन सकी थी। लेकिन बीते 11 वर्ष में ही केंद्र सरकार ने खेल को संस्कृति बनाकर न केवल खेल की नई परिभाषा गढ़ी, बल्कि ये सोच बन गई है कि खिलाड़ी और एथलीट सिर्फ अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन पर ध्यान लगाए, बाकी की चिंता देश करेगा। ओलंपिक के जन्मदाता पियरे डी कुबर्टिन ने कहा था कि खेल में हार जीत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है खेल में भाग लेना। जबकि प्रधानमंत्री मोदी का सदैव ये मानना रहा है कि खेल में कभी हार नहीं होती, उसमें केवल जीत मिलती है या नई सीख। उत्साह बढ़ाने वाले आधुनिक नेतृत्व की इसी सोच का ये परिणाम है कि अब समाज खेल को भी एक प्रोफेशन के तौर पर स्वीकार कर रहा है। पहले ऐसा कहा जाता था कि खिलाड़ी सरकार के लिए हैं, लेकिन अब कहा जाता है कि सरकार पूरी की पूरी खिलाड़ियों के लिए है। जी हां, सरकार और नीतियां बनाने वाले जमीन से जुड़े होते हैं, तब सरकार खिलाड़ियों के हितों के प्रति संवेदनशील होती है। बीते 11 वर्ष में देश पुरानी सोच और पुरानी व्यवस्था से बाहर निकल आया है और आज तो देश में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिनकी ट्रेनिंग से लेकर यात्रा और फिटनेस एक्सपर्ट से लेकर ट्रेनर तक करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके लिए खेलो इंडिया से लेकर टॉप्स तक समग्र सोच और दृष्टिकोण के साथ भारत में खेल को जन आंदोलन बनाने की मुहिम छेड़ दी गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, ओलंपिक के मैदान में भारत की गूंज ताकत के साथ सुनाई देगी। ऐसी व्यवस्था अब खड़ी हुई है। खेल को जीवन का हिस्सा बनाएं, व्यवस्था विकसित करें, परिवार आगे आए, समाज आगे आए और भारत खेलों की दुनिया में भी अपना नाम रोशन करे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भारत का दबदबा बढ़ाने के लिए खेल प्रतिभाओं की पहचान स्कूल के स्तर पर ही करके उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। खेलो इंडिया से लेकर टॉप्स योजना तक एक पूरा इकोसिस्टम इसके लिए विकसित किया गया है। आज पूरे देश में हजारों एथलीट इसका लाभ उठा रहे हैं। सरकार का फोकस पारंपरिक के साथ नए खेलों पर भी है। इसलिए ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गतका, कलारीपट्ट, खो खो, मलखंब और यहाँ तक कि योगासन को शामिल किया गया है। वुशु, सेपक तकरा, पंचक सिलॉट, लॉन बॉल और रोलर स्केटिंग जैसे खेलों में भी अब भारतीय खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। साल 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला टीम ने लॉन बॉल्स में मेडल जीतकर सबका ध्यान आकर्षित किया। खेल को दुनिया और खेल से जुड़ी अर्थव्यवस्था केवल खेल के मैदान तक सीमित नहीं है। आज ये नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के भी नए अवसर दे रहा है। इसमें फिजियोथेरेपी, डेटा एनालिटिक्स, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, ब्रॉडकास्टिंग, ई स्पोर्ट्स, मैनेजमेंट ऐसे कई सब सेक्टर्स शामिल हैं। आज देश के युवा कोच, फिटनेस ट्रेनर, रिक्रूटमेंट एजेंट, इवेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स लॉयर, खेल मीडिया एक्सपर्ट की राह भी चुन सकते हैं। यानी एक स्टेडियम अब सिर्फ मैच का मैदान नहीं, हजारों रोजगार का स्रोत बन गया है। नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स उद्यम के क्षेत्र में भी अनेक संभावनाएं बन रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं दोस्तों कि बीते 11 वर्ष में जिस तरह से खेल को लेकर राष्ट्र और समाज में एक नया उत्साह है, उससे दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने के लक्ष्य में खेल इकोनॉमी की भागीदारी भी बड़ी दिखने लगी है। किसी खेल में सिर्फ एक खिलाड़ी ही नहीं खेलता, बल्कि उसके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम होता है। कोच, ट्रेनर, न्यूट्रिशन और फिटनेस पर ध्यान देने वाले लोग होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उपकरण होते हैं। यानी इसमें सेवा और विनिर्माण दोनों के लिए संभावनाएं होती हैं। और आज अलग अलग खेल का सामान पूरी दुनिया के खिलाड़ी प्रयोग करते हैं। भारत उनका क्वालिटी मैन्युफैक्चरर भी बन रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ही खेल का सामान बनाने वाली 35,000 से ज्यादा छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं और इनमें 3 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। यही इकोसिस्टम देश के कोने कोने में बने, देश इसके लिए काम कर रहा है। टॉप्स योजना के तहत ही देश के दर्जनों खिलाड़ियों पर सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत देश भर में आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। आज स्कूल में भी खेल को मुख्य धारा में शामिल किया गया है। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में बन रही है। भारत के सभी राष्ट्रीय खेल संगठन और क्षेत्रीय खेल निकायों को एक नए कानून के तहत मान्यता लेनी होगी। राष्ट्रीय खेल बोर्ड बनेगा जो सभी खेल संगठनों की निगरानी करेगा। यही बोर्ड ये तय करेगा कि किस संगठन को मान्यता मिलेगी और किसकी रद्द होगी। खिलाड़ी, कोच और खेल अधिकारियों के लिए नैतिक आचार संहिता बनानी होगी। इससे दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। श्रोताओ, आज की चर्चा को यहीं देते हैं विराम। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और चाहें तो उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी हां, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान रखती है, जिसका एक हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। दोस्तों, आपके सुझावों का रहता है हमें हमेशा बेताबी से इंतजार। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता ठाकुर आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।